नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बात करते हैं जो हमारा पुराना टॉपिक चलता आ रहा है पाचन तंत्र। अब देखो हमने पाचन में विभिन्न उसके पाचन अंग और विभिन्न उनके एंजाइम कौन कौन से एंजाइम पाचक तंत्र में काम करते हैं, तो हमने पाचन की प्रोसेस कंप्लीट पढ़ ली। अब देखो अपन ने स्टार्टिंग में आपको 5 प्रोसेस बताई थी: अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण और मलमूत्र का शरीर से बाहर त्यागना। अब जब हमने पाचन तंत्र पढ़ लिया, पाचन तंत्र में कौन कौन से एंजाइम काम आते हैं वो पढ़ लिए, और उसके अलावा अपन ने पढ़ लिया भोजन का अंतर्ग्रहण, ओरल कैविटी या मुख गुहा। अब अपन थर्ड टॉपिक स्टार्ट करते हैं अपना, भोजन का अवशोषण, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। और देखो भोजन के अवशोषण का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है कि जिस भोजन को हमने ग्रहण कर लिया, उस भोजन को हमने हमारे शरीर में पचा लिया, उसका पाचन कर लिया। अब उस भोजन के में कौन कौन से ऐसे पोषक पदार्थ हैं जो हमारे शरीर के लिए उपयोगी हैं, और कौन कौन से ऐसे तत्व हैं जिनका हम हमारे शरीर में उपयोग कर सकते हैं। देखो हमारे शारीरिक वृद्धि के लिए, हमें ऊर्जा देने के लिए, हमारी रोगों से सुरक्षा करने के लिए, उपापचय क्रियाओं का नियमन करने के लिए हमको क्या है, पोषक पदार्थों की क्या होती है, आवश्यकता। अब जैसे ही कौन कौन से ऐसे पोषक पदार्थ हैं, आवश्यक पोषक पदार्थ हैं जिनका हम हमारे शरीर में ऊर्जा के रूप में, रोगों से सुरक्षा के रूप में और शारीरिक वृद्धि के लिए, उपापचय क्रियाओं के लिए उपयोग कर सकते हैं। तो भोजन का अवशोषण हमारे शरीर में कौन कौन सी जगह पर होता है, पाचन तंत्र में ऐसे कौन से अंग हैं जो भोजन का क्या करेंगे, अवशोषण। और अवशोषण भोजन में कौन कौन से ऐसे पदार्थ हैं जिनका अपन क्या करेंगे, अवशोषण। तो अवशोषण में देखो, अब सबसे पहले अपन बात करते हैं ऊपर से, और ऊपर में कहां से, मुख गुहा से। तो अपन देखते हैं मुख गुहा में किन किन चीजों का क्या होता है, पाचन। अब मुख गुहा में देखो, अब मुख गुहा में अपन बात करेंगे कि ऐसे कौन कौन से तत्व हैं जिनका हम पाचन कर सकते हैं या अवशोषण हमारे शरीर में होता है। तो अपन बात करें सबसे पहले मुख गुहा में। मुख गुहा में देखो जल का, खनिज लवणों का, कोमा ग्लूकोज का, कोमा कुछ दवाइयों का। जो अपन एंटीबायोटिक दवाई लेते हैं उन दवाइयों का क्या होता है, अवशोषण। तो सबसे पहले अपन ने बात करी कि हमारे मुख गुहा में जल का, खनिज लवणों का, ग्लूकोज का और कुछ दवाइयों का क्या होता है, अवशोषण। अब अपन बात करते हैं उसके नीचे आके कि भाई और मुख गुहा के अलावा फिर आते हैं अपन, देखो ग्रसनी और ग्रसिका में ना तो किसी चीज का पाचन होगा और ना ही क्या होगा किसी भी चीज का अवशोषण। तो अब पाचन क्रिया में अपन बात करते हैं उसके नीचे आमाशय। तो देखो आमाशय में किसका होगा भाई, आमाशय में होगा अवशोषण कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट, खनिज लवणों, कार्बोहाइड्रेट, खनिज लवणों और एल्कोहल। ठीक है भाई, कार्बोहाइड्रेट, खनिज लवणों और एल्कोहल का अवशोषण होगा हमारी आमाशय में। अब आमाशय का जो लास्ट वाला भाग है, कायम भाग, अपचित भोजन, वो जा रहा है हमारी छोटी आंत में। और छोटी आंत में तुमको पता है सबसे अधिक पाचन क्रिया कहाँ होती है, या भोजन का पूर्णतः पाचन होता है हमारे छोटी आंत में। तो जो सारा भोजन बचा हुआ है, भोजन का सर्वाधिक पाचन छोटी आंत में होता है, में होता है, क्योंकि इसमें रसांकुर पाए जाते हैं, रसांकुर पाए जाते हैं
जो इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल को पृष्ठीय क्षेत्रफल को बढ़ा देते हैं। पृष्ठीय क्षेत्रफल वो क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। क्योंकि अब अगली बात सुनना, क्योंकि इसकी छोटी आंत की मोटाई तो क्या होती है, कम, लेकिन लंबाई क्या होती है इसकी, बहुत अधिक। अब जैसे इसकी लंबाई अधिक होगी तो लंबाई अधिक होने के कारण क्या करेगा, इसमें अधिक से अधिक चीजों का क्या हो पाएगा, पाचन। और देखो बड़ी आंत में मैंने तुमको स्टार्टिंग में ही बताया था कि बड़ी आंत में जो पाचन होगा वो किसका होगा, अवशोषण। तो अपन ने बताया कि बड़ी आंत में अवशोषण होगा किनका, जल का अवशोषण। बड़ी आंत में अवशोषण किसका होगा भाई, बड़ी आंत में अवशोषण जल का होता है। और जल के अलावा कोई ऐसी छोटी मोटी एंटीबायोटिक दवाई होती हैं जिनका अवशोषण भी कहाँ होता है भाई, बड़ी आंत में। तो देखो अपन का अवशोषण भी हुआ खत्म। और इसके अलावा ऐसा कोई सा भी अंग नहीं है जहां पर और भी कोई ना कोई चीजों का क्या होता हो, अवशोषण। अब अपनी बात करेंगे, अपना चौथा टॉपिक है भोजन का स्वांगीकरण। भोजन का स्वांगीकरण। और भोजन के स्वांगीकरण का मतलब क्या होता है भाई, कि मान के चलो अपन ने भोजन किया तो भोजन में जिस भोजन का क्या हो रहा है, पाचन हो रहा है। और जो पचित भोजन है हमारे शरीर के लिए इंपॉर्टेंट है, जो न्यूट्रिएंट मिल रहे हैं हमारी बॉडी को, वो हमारी बॉडी में कुछ ना कुछ चेंजेस कर रहे हैं। अब चेंजेस के द्वारा हम कभी कभी क्या करते हैं, अधिक मात्रा में भोजन क्या कर लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं। जैसे अपन खाना खाते हैं तो क्या करते हैं, कभी कभी अधिक मात्रा में क्या कर लेते हैं, भोजन खा लेते हैं। और हमारे शरीर कोई काम नहीं करे तो क्या हो जाता है, हमारे शरीर को एनर्जी इतनी चाहिए नहीं, क्योंकि हमारे शरीर को एनर्जी चाहिए जब हम कोई काम को कर रहे हैं। जब हम कोई काम को कर नहीं रहे तो अपन को एनर्जी मिलेगी, तो फिर वो क्या करेगा कि बचा हुआ भोजन हो जाएगा। वो बचा हुआ भोजन क्या है, एक स्टोर फूड के रूप में क्या हो जाता है, हमारे शरीर में जमा। और जब वो भोजन जमा हो जाएगा किसी भी फास्ट वगैरह के टाइम, व्रत वगैरह में, जब हमारे शरीर को भोजन की क्या होगी, आवश्यकता, उस समय ये क्या आएगा, काम। तो अपन इसमें लिखते हैं। और स्वांगीकरण में अपन देखेंगे लिखने के साथ साथ कि भाई ऐसी कौन सी प्रोसेस हो रही है इसमें, इसमें और क्या हो रहा है जो क्या कर रहा है, भोजन को संग्रहित अवस्था में। तो देखो इसमें लिखते हैं अपन, कोशिका कोशिकाओं द्वारा उपभोग किए जाने वाले पोषक पदार्थों के अतिरिक्त पोषक पदार्थों के अतिरिक्त अन्य पोषक पदार्थों को जटिल अणुओं के रूप में और जटिल अणु कौन से रूप में भाई, ग्लाइकोजन और वसा के रूप में। तो जटिल अणुओं के रूप में संग्रहित कर लिया जाता है। इस प्रक्रिया को ही स्वांगीकरण कहा जाता है। कि भाई जो कोशिका जिन पदार्थों को अपने उपयोग में ले रही हैं उन पोषक पदार्थों को जटिल अणुओं के रूप में संग्रहित कर लिया जाता है। और जब संग्रहित कर लिया जाएगा तो उसी प्रोसेस को अपन कहेंगे स्वांगीकरण।
उस प्रोसेस को अपन क्या कहेंगे, स्वांगीकरण। अब देखो यहां वर्ड आ गया ग्लाइकोजन। तो अपन देखते हैं अगले पॉइंट में कि ग्लाइकोजन के निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है भाई, ग्लाइकोजेनेसिस। ग्लाइकोजेनेसिस। और ग्लाइकोजन का निर्माण कहां होता है, वो होता है यकृत या लिवर में। अब देखना भाई कि भाई जो जंतु कोशिकाओं में भोजन है वो क्या हो रहा है, ग्लाइकोजन और वसा के रूप में क्या हो रहा है, संग्रहित। अब देखो पादपों में, भाई जंतुओं में तो क्या हो गया, ग्लाइकोजन के रूप में क्या हो गया, ये शरीर में संचित। लेकिन जो पादपों में भोजन होता है वो होता है पादपों में संचित भोजन। वो होता है भाई किसके रूप में, स्टार्च के रूप में। और जंतुओं में ग्लाइकोजन और वसा के रूप में। अब देखो अपन का हो गया स्वांगीकरण भी कंप्लीट। अब देखो अगली चीज, और अगली चीज में अपन बात करते हैं मल मूत्र को अपशिष्ट पदार्थों के द्वारा जिनका पाचन हमारे शरीर में नहीं हो पा रहा है उनको अपन बाहर निकालते हैं। तो 5 पॉइंट में डायरेक्ट लिख लेते हैं कि अपचित भोजन या अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर गुदा द्वार के द्वारा निकाला जाता है। ठीक है भाई। अपचित या अपचित भोजन को अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर गुदा द्वारा एनस द्वार द्वारा शरीर से बाहर निकाला जाता है, उनको अपन बोलते हैं अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर त्यागना। अब दोस्तों देखो अपन उन्हें 5 प्रोसेस पढ़ ली, अंतर्ग्रहण पढ़ लिया, डाइजेशन पढ़ लिया और अवशोषण पढ़ लिया, उसके बाद स्वांगीकरण पढ़ लिया और 5 ही प्रोसेस भी पढ़ ली अपन ने कि अपन जो मल मूत्र है उसको भी अपन शरीर से क्या कर देंगे, बाहर निकाल देंगे। अब देखो अब अपन अगली बात करें और एक इंपॉर्टेंट कुछ टॉपिक है जिसके द्वारा क्या होता है हमसे कभी ना कोई एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए ही जाते हैं, और वो टॉपिक है हमारा पाचन से संबंधित ग्रंथियां। के हमारे पाचन सिस्टम है, जो डाइजेशन सिस्टम है, उसमें कौन कौन सी ग्लैंड काम कर रही हैं, ऐसी कौन कौन सी ग्रंथियां हैं जिनके द्वारा क्या करेंगे हमारे शरीर में पाचन की क्रिया होगी। और जब ये ग्रंथियां आपस में अपना काम स्टार्ट कर देंगी तो कौन कौन से ऐसे काम हैं या कौन कौन से भाग हैं जिनके द्वारा इन ग्रंथियों का क्या हो रहा है, निर्माण। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं पहली ग्रंथि, और इसमें देखो भाई टोटल 3 ग्रंथियां काम आती हैं। एक तो लार ग्रंथि, दूसरी यकृत ग्रंथि और तीसरी आती है अग्न्याशयी ग्रंथि। तो अपन सबसे पहले बात करते हैं लार ग्रंथि, सलाइवा ग्लैंड। लार ग्रंथियों में देखते हैं अपन, अब हम देखेंगे कि मानव शरीर में कितने प्रकार की लार ग्रंथियां पाई जाती हैं और कौन कौन सी ग्रंथियां होती हैं। तो देखो मानव शरीर में 3 ग्रंथि पाई जाती हैं। पहली ग्रंथि को पैरोटिड ग्रंथि, दूसरी ग्रंथि सब मैंडिबुलर ग्रंथि और तीसरी ग्रंथि होती है जिसको अपन बोलते हैं संवलिंगुअल लार ग्रंथि। तो सबसे पहले अपन देखते हैं पहली ग्रंथि आती है, और पहली ग्रंथि को अपन बोलते हैं भाई पैरोटिड लार ग्रंथि। पैरोटिड लार ग्रंथि। सेकंड नंबर की होती है सब मैंडिबुलर
लार ग्रंथि। और थर्ड नंबर की होती है भाई, जिसको अपन बोलते हैं सबलिंगुअल लार ग्रंथि। सबसे पहली अपन कहें पैरोटिड लार ग्रंथि, सब मैंडिबुलर लार ग्रंथि, और लास्ट वाली होती है सबलिंगुअल लार ग्रंथि। और इन तीनों ग्रंथियों के द्वारा देखते हैं कि किस प्रकार से लार का क्या होता है, स्रवन। और इनसे जब लार का स्रवन होगा तो एक कौन कौन से काम अपने करेंगी और किस प्रकार से इनमें क्या होता है, कार्यों का क्या होता है, संचरण। तो पैरोटिड लार ग्रंथि की बात करें तो यह क्या होती है, सबसे बड़ी लार ग्रंथि, सबसे बड़ी लार ग्रंथि। और सबसे बड़ी लार ग्रंथि होती है पैरोटिड। अब देखते हैं हम ये कहां कहां इनकी पोजीशन क्या होती है हमारे जो, अब देखो एक चीज आ गई नहीं कि लार, और लार कहां बनती है, अपनी जीभ पर। और जीभ कहां पाई जाती है, हमारी मुख गुहा में या ओरल कैविटी में। तो अपन देखते हैं कि किस जगह पर ये क्या होती है, लार ग्रंथियां पाई जाती है। तो अपन देखते हैं डायग्राम के द्वारा। ये हो गई मानव का मुख। और इसमें अपन देखते हैं यहां पाई जाती है साहब, देखो हमारी ये दांत, ठीक है भाई, ये हो गए इसमें दांत। और ये यहां पर हो गई हमारी जीभ। ये मुख, दांत, जीभ, और ये अपन की नीचे वाली हड्डी मैंडिबल, ऊपर वाली मैग्जिला। और अब देखो कि क्या होता है कि जो सबसे बड़ी पैरोटिड ग्रंथि होती है वो पाई कहां जाती है। तो देखो पैरोटिड ग्रंथि क्या है कि अपन इस साइड से बात करें या फिर देख लो इधर साइड से अपन बात करें तो अपन के कान के जस्ट नीचे यहां जगह पर क्या होती है, लार ग्रंथि पाई जाती है। और ये जो लार ग्रंथि यहां जगह पे पाई जा रही है, यहां से क्या है, नलिकाओं द्वारा अपने एंजाइम को ले जाती है अपने मुख में। और यहाँ की साइड, नीचे की साइड क्या हो जाती है कि नलका का मुंह आगे की साइड खुलता है। और यहाँ से यहाँ पर देखो ये क्या पाई जाती है, पैरोटिड लार ग्रंथि। और नलकाओं के द्वारा अपने लार को लाती है इधर की साइड। और जब यह नलकाओं के द्वारा अपने लार को ला रही है यहां पर, तो देखो ये तो कौन सी हो गई, पैरोटिड ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि हो गई भाई, पैरोटिड ग्रंथि। और ये जिस नलका के द्वारा, ये जिस नलका के द्वारा यहां पर क्या हो रहा है, लार का निर्माण हो रहा है, और इस नलका के द्वारा इस लार को यहां ला रही है, इस नलका को अपन बोलते हैं स्टेंसन नलिका। इस नलिका को क्या बोलेंगे, स्टेंसन नलिका। जो हमारे पीछे की साइड, जीभ के नीचे की साइड यहां से खुलती है, देखो यहां से चल के आ रही है और नलका यहां पर आके और अपने लार का क्या कर रही है, श्रवण। हमारे मुंह में 3 जगह से लार का श्रवण हो रहा है। देखो एक जगह तो पैरोटिड ग्रंथि कर रही है, जो कौन सी नलका के द्वारा ला रही है, स्टेंसन नलका के द्वारा। अब अपन बात करें अगली ग्रंथि की, और वो होती है सब मैंडिबुलर लार ग्रंथि। और मैंडिबुलर, मैंडिबल का मतलब देखो, मैंडिबल बोलते हैं अपन हमारे निचले जबड़े को। तो इस मैंडिबल के नीचे की साइड इस जगह पर पाई जा रही है कौन सी, सब मैंडिबुलर लार ग्रंथि, सब मैंडिबुलर लार ग्रंथि। और हमारे जीभ के नीचे की साइड यहां पर, आगे की साइड जो जीभ के पीछे निचला वाला भाग है उस जगह खुलती है ये सब मैंडिबुलर। और अपने लार को इन नलिकाओं के द्वारा क्या करती है, हमारे मुख में क्या करती है, श्रावण। और ये नलिका होती है वाटर्न्स नलिका। कौन सी नलिका भाई, वाटर्न्स नलिका। अब देखो एक तो पीछे से आ रही है, यहां से एक साइड से आ गई, और एक होती है सबलिंगुअल लार ग्रंथि, जो हमारी जीभ के जस्ट नीचे
एक तारनुमा संरचना के रूप में जुड़ी रहती है यहाँ की साइड, इसको अपन बोलते हैं कौन सी, सबलिंगुअल लार ग्रंथि। और ये देखो यहां से इन नलिकाओं के द्वारा अपनी लार को मुख में ला रही है, और इन नलिकाओं को बोलते हैं अपन रिबीनस नलिका, रिबीनस नलिका। ठीक है भाई, देखो पैरोटिड ग्रंथि की नलिका हो गई तुम्हारी स्टेंसन नलिका, इसकी सब मैंडिबल की हो गई वाटंस नलिका, और सब लिंगुअल ग्रंथि की हो गई रिबीनस नलिका। और मैंने तुमको ये चीज पहले भी बताई कि जो हमारी बाह्य स्रावी ग्रंथि होंगी, या फिर तुम ऐसा मान लो कि जिन ग्रंथियों में नलिका पाई जा रही है वो कौन सी हो जाएंगी, हमारी बाह्य स्रावी ग्रंथि। और जिन नलिका ग्रंथियों में नलिका नहीं पाई जा रही वो हो जाएंगी अंतःस्रावी ग्रंथियां। और अंतःस्रावी ग्रंथियों का काम क्या है कि जो हार्मोन का सिक्रेशन करेंगी स्रावन, वो क्या करेंगे, सीधे अपने हार्मोन को ब्लड में जाके मिला देंगी। ठीक है भाई, तो ये तो हो गई अपनी पहली लार ग्रंथि। और लार ग्रंथि में सबसे बड़ी हो गई हमारी कौन सी, पैरोटिड ग्रंथि, फिर सब मैंडिबुलर लार ग्रंथि और सब लिंगुअल लार ग्रंथि। अब एक चीज सुनो कि कभी कभी का हो जाए आदमी बीमार हो जाता है या बुखार आ जाता है, तो अपन एक चीज बोलते हैं कि भाई बुखार आ गो, तो अपन को खाना नहीं भाता। अब खाना नहीं भाता, खाने खाने का मन नहीं करता कि अपन के सामने रोटी रखी है लेकिन उन रोटियों को खाने का मन नहीं करता। अब उन रोटियों को खाने का मन क्यों नहीं करता, क्योंकि ये ग्रंथियां अपने लार का स्रवण क्या करती हैं, बहुत कम करती हैं। और जब हमारे मुख में लार का स्रवण कम होगा, तो जैसे हम खाना स्टार्ट करेंगे, खाना तो खाएंगे लेकिन उसमें लार का सिक्रेशन अच्छी तरह नहीं होगा। और जब लार का सिक्रेशन अच्छी तरह नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, हमें रोटी खाने में या और भी चीज खाने में अपन का बिल्कुल भी मन नहीं होगा। और देखो अपन का सीधी बात है कि जब अपन किसी भी खाने की चीज को देखते हैं नॉर्मल कंडीशन में, तो अपन के शरीर में क्या हो जाता है, लार का स्रवण बढ़ जाता है। और हमारे पूरे दिन में 1 से 2 लीटर लार का क्या होता है, स्रवण, 1 से 2 लीटर लार का क्या होता है, स्रवण। और जब अपन नॉर्मल अवस्था में भी लार का स्रवण होता है, लेकिन किसी चीज को देखकर, जैसे कोई खाने की चीज आ गई और वो चीज हमने देखी, तो उस चीज को देखकर हमारे क्या हो जाता है, लार का स्रवण बढ़ जाता है। और जैसे कोई बीमारी हुई तो लार का स्रवण क्या हो जाएगा, धीरे धीरे क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो देखो भाई, पाचन तंत्र की हमने पहली ग्रंथि पढ़ी और वो ग्रंथि थी हमारी लार ग्रंथि। अब देखो अगली ग्रंथि की बात करते हैं और वो होती है हमारी अग्न्याशयी ग्रंथि। और अग्न्याशयी ग्रंथि किस प्रकार से किन चीजों का क्या करती है, एंजाइमों का क्या करती है, स्रवण। अब देखो एक चीज और, कि अगर लार ग्रंथि में नलिकाएं पाई जा रही हैं तो ये कौन सी हो जाएगी, हमारी बाह्य स्रावी ग्रंथियां। और एक होती है अंतःस्रावी ग्रंथि। तो अपन दूसरी ग्रंथि की बात करते हैं और दूसरी ग्रंथि होती है अग्न्याशयी ग्रंथि। और अग्न्याशय ग्रंथि का स्रवण होता है वो होता है हमारे अग्न्याशय से, पैनक्रियास से। तो इसको अपन पैनक्रिएटिक ग्लैंड भी कहते हैं। अब देखो इनकी स्ट्रक्चर अपन देखते हैं और इनकी स्ट्रक्चर किस प्रकार की होती है। तो अग्न्याशय क्या होता है, सबसे पहले स्टमक के या आमाशय के पीछे पाया जाता है। तो जैसे देखो अपन ने यहाँ संरचना देखी ऐसी, तो अग्न्याशय क्या होगा, ऐसी संरचना के रूप में क्या होता है, उपस्थित। ठीक है भाई, ये क्या हो जाएगा, अग्न्याशय। और इसमें क्या होता है, बीच बीच में ऐसे ऐसे कोशिकाओं के क्या पाए जाते हैं, समूह। कोशिकाओं के क्या पाए जाते हैं, समूह। और मान के चलो इसकी संरचना देखने पर ऐसी लगती है जाने की किसी समुद्र में बीच बीच में रेत के टीले बन चुके हैं। मान के चलो कोई समुद्र है पानी का और उसमें बीच बीच में रेत के टीले बन चुके हैं, तो ऐसी संरचना होती है हमारे अग्न्याशय की। और इन कोशिकाओं को, समूहों को कहते हैं अपन लैंगरहैंस के द्वीप समूह।
क्या बोलेंगे भाई, लैंगरहैंस के द्वीप समूह। और लैंगरहैंस के द्वीप समूह में ये क्या हो जाता है, कोशिकाओं के ग्रुप। और ये इसका हो जाएगा भाई बहिस्रावी भाग, बहिस्रावी भाग। और बहिस्रावी भाग से निर्माण किसका होगा भाई, अग्न्याशयी ग्रंथियों का। और देखो एक चीज और, कि ये ना तो बाह्यस्रावी ग्रंथि है और ना अंतस्रावी ग्रंथि है, इसको अपन बोलते हैं मिश्रित ग्रंथि। और मिश्रित ग्रंथि क्यों कहते हैं भाई, क्योंकि इससे एंजाइम और हार्मोन दोनों का क्या होता है, स्राव। इसका बाह्य भाग तो किसका करता है निर्माण, एंजाइम का, और अंदर वाले भाग करते हैं किसका, हार्मोन का। तो इसमें एंजाइम और हार्मोन दोनों का क्या होता है, स्राव। और जब इसमें दोनों का स्राव होगा, इसलिए अग्न्याशय ग्रंथि को हम हमारे शरीर की मिश्रित ग्रंथि भी कहते हैं। तो देखो एक तो क्या हो गया, इसने किया अग्न्याशय रस या एंजाइम का स्रवण, और ये लैंगरहैंस के द्वीप समूह है, ये करते हैं निर्माण किसका, हार्मोन्स का। और हार्मोन्स भी कौन कौन से होते हैं, किस प्रकार की कोशिकाओं के द्वारा हार्मोन का स्रवण होता है, वो देखिए। तो इसमें पाई जाती हैं, देखो भाई, अल्फा सेल, बीटा सेल, डेल्टा सेल और पीपी सेल। 4 प्रकार की सेल्स पाई जाती हैं इन लैंगरहैंस के द्वीप समूह में, अल्फा सेल, बीटा सेल, डेल्टा सेल और पीपी सेल। जो क्या करते हैं, अल्फा सेल निर्माण करती है किसका, ग्लूकेगॉन का। किसका निर्माण करेगी भाई, ग्लूकेगॉन का। और जिसका काम क्या होगा, ब्लड में शर्करा लेवल को बढ़ाना। क्या, ब्लड में शर्करा के लेवल को या शर्करा के स्तर को बढ़ाना काम होता है। अल्फा सेल में ग्लूकागॉन का निर्माण करती है, जो हार्मोन होते हैं, और ब्लड में शर्करा लेवल को बढ़ाना। और बीटा सेल के द्वारा हमारा जाना माना हार्मोन, और कौन सा हार्मोन, इंसुलिन हार्मोन, जिसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है, मधुमेह रोग। ठीक है भाई। और ये क्या करेगा, ब्लड में शर्करा लेवल को कम कर देता है, को कम कर देगा। ग्लूकागॉन ब्लड में शर्करा लेवल को बढ़ाएगा, और इंसुलिन क्या करेगा, ब्लड में शर्करा लेवल को क्या कर देगा, कम। और ये होता है डेल्टा सेल, जो काम करता है किसका निर्माण, सोमेटोस्टेनिन का, जो क्या करेगा, शारीरिक वृद्धि को क्या करेगा, नियंत्रित, शारीरिक वृद्धि को नियंत्रित करने का काम करेगा कौन, हमारा डेल्टा सेल। और पीपी सेल, पीपी सेल का मतलब है यह निर्माण करेगा पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड हार्मोन का स्रवण। किसका भाई, पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड हार्मोन्स का क्या करेगा भाई, स्रवण। पॉलीपेप्टाइड हार्मोन का क्या करेगा, स्रवण। तो भाई ये हमारी हुई सेकंड ग्रंथि, अग्न्याशयी ग्रंथि। इसको अपन बोलते हैं मिश्रित ग्रंथि, क्योंकि ये हार्मोन और एंजाइम दोनों का स्रवण करते हैं। अपन ने देखो इसका एंजाइम देख लिया, और एंजाइम काम आ रहा है कहाँ, छोटी आंत के पाचन क्रिया में। जब मैंने अपने लिखा था अग्न्याशयी रस, तो अग्न्याशयी रस का मतलब होता है ये एंजाइम, और ये होते हार्मोन जो करते हैं हमारे शरीर में ये काम। अब अगली और लास्ट ग्रंथि की बात करते हैं, जिसको अपन बोलते हैं यकृत ग्रंथि या लिवर ग्लैंड। और यकृत ग्रंथि या लीवर ग्लैंड का मतलब अपन ने पता ही चला कि उससे एक एंजाइम निकलेगा, और एंजाइम कौन सा होगा भाई, पित्त रस। पित्त रस का निर्माण यकृत में, और उसका स्टोर कहाँ होता है भाई, उसका स्टोर होता है हमारे शरीर के पित्ताशय
सेम है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं यकृत की, यकृत ग्रंथि या लीवर ग्लैंड। तो सबसे पहले बात करें हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि। और ग्रंथि में अगर ये पूछा जाए कि शरीर की सबसे बाह्य स्रावी ग्रंथि, तो बाह्य स्रावी ग्रंथि तो हो जाएगी भाई हमारे शरीर की यकृत। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि हमारे शरीर की सबसे अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, और जो कि है बड़ी। तो सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि हो जाएगी हमारी भाई थायराइड ग्रंथि। ठीक है भाई। अब अपन बात करते हैं यकृत की संरचना की। तो देखो संरचना ऐसी होती है इसकी, इस प्रकार की क्या होती है इसकी संरचना। और संरचना में देखो ये इसके ऊपर क्या होता है, एक डबल आवरण होता है। और डबल आवरण होता है, इस डबल आवरण को बोलते हैं अपन गिल्सन्स कैप्सूल, गिल्सन्स कैप्सूल, जिसे अपन बोलते हैं भाई यकृत आवरण, गिल्सन्स कैप्सूल या यकृत आवरण। इसको अपन बोलेंगे गिल्सन्स कैप्सूल या यकृत का आवरण। और देखो ये जो बीच में इसका केंद्र होता है यह एक मोटी संरचना के रूप में उपस्थित होता है। और इस मोटी संरचना को अपन बोलते हैं फैल्सीफॉर्म, इस संरचना को अपन बोलेंगे भाई फैल्सीफॉर्म। और जो ये फैल्सीफॉर्म होता है ये क्या करता है, एक लिगामेंट के रूप में, योजक कड़ी के रूप में क्या करता है, इसमें काम करता है। और यकृत में बीच बीच में क्या पाई जाती हैं, कोशिका पाई जाती है, जिनको अपन बोलते हैं भाई हेपेटोसाइट सेल। और हेपेटोसाइट सेल्स में अपन ने क्या देखा था कि पित्तरस का निर्माण किस सेल्स से होता है भाई, उन सेल्स का नाम होता है हेपेटोसाइट सेल्स। तो एक बार डायग्राम बना ले इसका। और ये कौन सी हो जाएंगी भाई अपन के हेपेटोसाइट सेल्स। तो इन सेल्स का अपन नाम लिख देंगे, इनको अपन बोल देंगे हेपेटे हेपेटोसाइट कोशिका। क्या हो जाएंगी भाई, हेपेटोसाइट कोशिका। और इन कोशिकाओं के बीच बीच में मोटे मोटे खानों के रूप में ये कोशिका पाई जाती हैं, जिनको अपन बोलते हैं कुप्फर सेल्स, जो क्या करती हैं भाई, रोगाणुओं का भक्षण करने में सहायक होती हैं। रोगाणुओं में का भक्षण करने में क्या होती हैं, सहायक होती हैं। ये होती हैं हमारे लिवर या यकृत की संरचना। और अपन बात करें यकृत का अध्ययन, स्टडी ऑफ लिवर, स्टडी ऑफ लिवर, इसको अपन बोलते हैं हेपेटोलॉजी, इसको अपन बोलते हैं स्टडी ऑफ लिवर हेपेटोलॉजी। वजन की बात करें तो 1.5 kg, 1.5 kg। और इसमें अपन इसके रंग की बात करें तो रंग होता है गुलाबी रंग। और संख्या में कितना होता है भाई, संख्या में होता है ये। तो ये हो गई इसके संरचना और इसके कुछ महत्वपूर्ण बातें। अब इसके बारे में अपन देखते हैं और लिखते हैं कि ऐसा कौन कौन से काम हैं जो हमारे शरीर में यकृत ग्रंथियों के द्वारा होता है। तो सबसे पहले अपन लिखेंगे इसके बारे में कि इससे किसका निर्माण होता है। तो सबसे पहली बात यह है, पित्तरस का निर्माण करता है, पित्तरस का निर्माण। अगली चीज लिखे भाई, पित्तरस का स्टोर कहां होता है। तो पित्ताशय में पित्तरस का क्या होता है भाई,
स्टोर या संग्रहण। पित्तरस का निर्माण तो कहाँ हो रहा है भाई, यकृत में, लेकिन पित्ताशय में क्या कर रहा है, पित्तरस को किसके रूप में, पित्ताशय, पित्ताशय इसको क्या कर रहा है, स्टोर कर रहा है। और देखो अगली चीज अपन ने लिखी अभी तुरंत ही कि जो अतिरिक्त भोजन होता है स्वांगीकरण के दौरान वो ग्लाइकोजन के रूप में कहाँ इकट्ठा होता है भाई, यकृत या लिवर में। तो अपन लिख लें भाई, अतिरिक्त भोजन ग्लाइकोजन के रूप में यकृत में संग्रहण, ग्लाइकोजन के रूप में यकृत में संग्रहण होता है किसका, जो अतिरिक्त फूड होता है। और इसमें इस प्रोसेस को अपन बोलते हैं ग्लाइकोजेनेसिस। अगला काम करता है निराविषीकरण, निराविषीकरण। और निराविषीकरण का मतलब होता है अपशिष्ट पदार्थों का शरीर से बाहर त्याग, शरीर से बाहर त्याग। ठीक है भाई, निराविषीकरण का मतलब होता है अपशिष्ट पदार्थों का शरीर से बाहर। और अगली चीज है रक्त स्कंदन में सहायक, जो रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है वो कौन होता है, यकृत। और कौन सी संरचना का निर्माण करता है, तो यह निर्माण करता है प्रोथ्रोम्बिन का निर्माण, जो अब आगे पढ़ेंगे हमारे ब्लड में पाई जाती है। आरबीसी में कौन कौन सी प्रोटीन, कौन कौन सी निर्माण होता है प्रोटीन का, तब अपन पढ़ेंगे थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन। और एक क्या होता है, अब देखो एक चीज कि क्या कर रहा है, रक्त स्कंदन में भी सहायक कर रहा है, और दूसरा रक्त स्कंदन को रोकने में भी सहायक। भाई एक तो रक्त का बहने में सहायक हो रहा है, और दूसरी चीज रक्त का थक्का बनाने में या उसके बहने के गुण को रोकने के में भी सहायक कौन होता है, यह। तो अगली चीज लिखें, रक्त स्कंदन को रोकने में, और रोकने में देखो भाई किसका निर्माण करता है, हेपेरिन का निर्माण। किसका निर्माण करता है भाई, हेपेरिन का निर्माण। और देखो दो चीज पाई जाती है, एक तो हेपेरिन पाई जाती है, दूसरी हेरोडिन। तो हेरोडिन कहाँ पाई जाती है, जो जोंक होती है बरसात के टाइम पे हमारे घरों में जोंक आ जाती है ना, उसमें पाया जाता है हेरोडिन नामक तत्व। और मानव के यकृत में पाया जाता है ये हेपेरिन नामक तत्व। और इसके अलावा किसमें होती है भाई, यह देखो विटामिन का संग्रहण करने में, विटामिन संग्रहण। और उसके अलावा देखो रक्त निर्माण में सहायक। अब क्या कर रही है भाई, रक्त निर्माण में भी क्या हो रहा है, सहायक। देख लो भाई, एक यकृत ग्रंथि के कितने कारक होते हैं। और अगली चीज होती है पाचन में सहायक। और क्या होती है, पाचन में सहायक। तो देखो ये होते हैं हमारे यकृत ग्रंथियों के काम। ठीक है भाई, तो अब हमने आज यकृत ग्रंथि पढ़ी, लार ग्रंथि पढ़ी और अग्न्याशय ग्रंथि, अवशोषण पढ़ा, स्वांगीकरण पढ़ा, और अपन के गुदा द्वार के द्वारा अपशिष्ट पदार्थों का शरीर से बाहर निकाल दिया। अब देखो हमारे शरीर में जो पाचन क्रिया हो जाती है वो यहाँ हो जाती है समाप्त। तो आई होप आपने इसको बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, और आपकी जो भी प्रॉब्लम थी, जो भी कोई डाउट थे, शायद वो पढ़ के भी क्या हो गए होंगे क्लियर। अगर किसी को कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो, तो कमेंट कर सकता है, और उसमें आपके क्वेश्चन का आंसर और विद एक्सप्लेन के साथ भी आपको दिया जाएगा। तो दोस्तों आज हमारा पाचन तंत्र हो जाता है कंप्लीट। अब अगली क्लास में पढ़ेंगे अपन हमारे शरीर का और नया तंत्र, जिसमें अपन कोई भी तंत्र, उत्सर्जन तंत्र रहा, तंत्र का तंत्र, रक्त परिसंचरण तंत्र, जनन तंत्र, कंकाल तंत्र। तो थैंक यू सो मच, और हमारी वीडियो को भाई ऐसे देखते रहें। धन्यवाद।